हेलो दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर स्टडी बीके में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपका। तो ये वीडियो हमारी वीडियो नंबर तीसरा नंबर। इससे पहले हमने आपको 2 वीडियो करा दी हैं, अगर वो आपने नहीं देखी हैं तो उन्हें देख लेंगे। और ये वीडियो जो आपके यूपी टीजीटी और पीजीटी और कृषि प्राविधिक सहायक जो 2025 में एग्ज़ाम होना है यूपी एजीटीए का, तो उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जो आपके यूपी कैडेट जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाती है। मतलब जो भी अगर एग्रीकल्चर से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में अनाज वाली जो फसलें हैं उनकी बात करेंगे। तो हमने पिछली कुछ वीडियो में जो 2 वीडियो हैं उनमें बात कर ली थी, अब बात करेंगे हम इससे आगे वाली की। तो यहाँ इस वीडियो को शुरू करने से पहले तो हम आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देंगे। तो फिर हम देर न करते हुए हम अपनी वीडियो करते हैं शुरू। तो यहाँ से करते हैं वीडियो शुरू। तो हमने इससे पहले वाली वीडियो में हमने 70 क्वेश्चन की बात कर ली थी। तो अब बात करेंगे हम 71 क्वेश्चन से आगे की। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चनों की यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर 71वां क्वेश्चन आपका कि फसल के दानों को पुष्टिकर बनाने में पौधे के तनों से जो संचित कार्बोहाइड्रेट का योगदान कितने प्रतिशत होता है। तो आपका 20 से 25% या 10 से 20% या 5 से 10% या 8 से 10%। तो कितना रहता है जो आपका संचित कार्बोहाइड्रेट का योगदान है किससे, जो फसलों के दानों की पुष्टि से बनता है। तो वो कितना रहता है, वो 20 से 25% जो है आपका रहता है कार्बोहाइड्रेट का योगदान। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा 71 क्वेश्चन का। आगे बात करते हैं हम अपने दूसरे जो आपका 72वां क्वेश्चन है। और 72वां क्वेश्चन है आपका कि मक्के की जल मांग। तो आपसे पूछा गया है कि मक्के की कितनी जल मांग होती है। तो आपकी यहाँ पर सेंटीमीटर में पूछा हुआ है। तो ये बताना आपका 15.6 हेक्टेयर सेंटीमीटर होती है या 20.4 हेक्टेयर सेंटीमीटर होती है या 25.6 हेक्टेयर सेंटीमीटर होती है या 12.3 हेक्टेयर सेंटीमीटर होती है। तो कितनी जल मांग होती है इसकी, तो आपकी कितनी रहती है, तो 15.6 जो आपकी हेक्टेयर सेंटीमीटर में जो है आपकी क्या होती है, मक्के की जल मांग होती है। अगर आपसे एमएम में पूछ ली जाए, मतलब मिलीमीटर में पूछ ली जाए, तो वो हो जाएगी आपकी 620 से लेकर कितनी 780 जो एमएम होती है आपकी। तो ये हो जाती है किसमें, जो मिलीमीटर में जो है अगर आपसे प्रति हेक्टेयर में पूछ ली जाती है तो हो जाएगी इतनी। और अगर आपसे जो मीटर में पूछ ली जाए तो 0.62 से लेकर 0.78 मीटर प्रति हेक्टेयर हो जाएगी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाता है, 72 क्वेश्चन का आपका ए आंसर सही हो जाएगा। हमने आपको ये क्वेश्चन 3 तरीके से बता दिया। 3 तरीके से अगर आपको सेंटीमीटर में पूछा जाए तो 15.6 हेक्टेयर, अगर आपसे एमएम में पूछा जाए तो 620 से 700 जो 80 एमएम हो जाएगा। और अगर आपसे मीटर में पूछा जाए तो 0.62 से लेकर 0.78 मीटर तक हो जाएगा प्रति हेक्टेयर में आपकी जल की मांग होती है, किसकी, आपकी मक्का की। और ये मांग इम्पोर्टेंट है, आपसे जो है क्वेश्चन पूछा ही जाता है इस तरह का क्वेश्चन। तो अब बात करते हैं हम 73 क्वेश्चन की। तो 73 क्वेश्चन आपका कि जो धान की फसल में क्या पूछा गया है कि धान की फसल में लेह किया जाता है तो जल की हानि को कम करने के लिए या खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए या 1 और 2 दोनों। अब लेह जो होता है उसे क्या बोलते हैं, लेह को बोलते हैं, मतलब जैसे धान की जब बुवाई करते हैं तो उसकी जो जुताई कर देते हैं, मतलब पानी भरकर उसमें जो कंदील
हम साधारण भाषा में बोल सकते हैं कि कंदील जो कर देते हैं, मतलब परती जो चढ़ा देते हैं, तो उसी को लेह बोला जाता है। तो उससे क्या होता है, जल की हानि भी कम होती है और जो खरपतवार होते हैं उनकी भी जो है नियंत्रण हो जाता है। तो ये दोनों जो है आपके क्या हो जाता है, यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आंसर यहाँ पर 73 का आपका सही हो जाता है। आगे बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन 74 क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 74 क्वेश्चन है आपका कि, तो यहाँ पर आप देख लेंगे जो हमने बताया था वही था, खरपतवार भी नष्ट हो जाते हैं और जल की हानि भी कम हो जाती है। तो इसीलिए जो है आपका लेह की क्रिया की जाती है धान में। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर आपका 74। प्रश्न नंबर 74 है आपका कि मक्के के पौधे में जो आपका मक्का का पौधा होता है, इसमें टेसर पहले निकलते हैं या सिल्क पहले निकलती है, या ये दोनों साथ निकलते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो जो मक्का का जो टेसर भाग होता है उसको नर भाग बोला जाता है, और जो सिल्क भाग होता है उसको मादा बोला जाता है। तो मक्के में जो सबसे पहले निकलता है वो टेसर जो है निकलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है, क्योंकि मक्के में सबसे पहले टेसल ही विकसित होता है। अब नीचे देख लेंगे हम, यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ये इनसे ज़्यादा आपके इम्पोर्टेंट ये हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन अगर किसी तरह का ही बनता है तो यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है फंस जाएगा। तो यहाँ पर बात करें, मक्के के पौधे में सबसे पहले क्या निकलता है, टेसर, जिसे हम नर भाग बोलते हैं। यह मक्का का नर भाग होता है, और मक्के के जो मादा भाग को क्या बोला जाता है, सिल्क कहा जाता है। और जो टेसर के बाद निकलता है, और टेसर निकलने की क्रिया को क्या बोला जाता है, तो टेसलिंग बोला जाता है। और सिल्क निकलने की क्रिया को सिल्किंग कहा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट दो फैक्ट आपके मिलते हैं, जो टेसर के निकलने की क्रिया को टेसलिंग और सिल्की की क्रिया को निकलने के लिए क्या बोला जाता है, सिल्किंग कहा जाता है। तो यहाँ से आपका 74 का ऑप्शन क्या हो जाता है, ए ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बात करते हैं हम आपके 75 क्वेश्चन की। तो 75 क्वेश्चन है आपका कि धान की जो आपकी बीज के अंकुरण के लिए अनुकूलतम मुख्यतः तापमान कितना होता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि धान के बीज के अंकुरण के लिए जो अनुकूलतम मुख्यतः तापमान बिंदु कितना रहता है। तो 20 से लेकर 25 सेंटीग्रेड तापमान तक, या 18 से लेकर जो आपका यहाँ 20 होगा, दो नहीं है, तो 20 सेंटीग्रेड तापमान तक, या 37 से लेकर 39 सेंटीग्रेड तापमान तक, या आपका 30 से लेकर 32 सेंटीग्रेड तापमान तक। तो कितना तापमान उपयुक्त रहता है, तो इसके लिए 20 से लेकर 25 सेंटीग्रेड तापमान जो धान के बीज होता है उसके अंकुरण के लिए अनुकूलतम मुख्यतः जो है तापमान 20 से लेकर 25 सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त होता है। अब बात करें धान की वृद्धि और विकास के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होगी, तो 20 से लेकर कितना 35 सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होगी अगर धान के लिए वृद्धि और विकास की आवश्यकता के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका आंसर सही हो जाएगा 75 क्वेश्चन का। आगे बात करते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका वैरायटी से, और इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर है 76 क्वेश्चन कि रत्ना एक प्रजाति है। तो आप रत्ना एक प्रजाति है पूछी गई है। अब रत्ना प्रजाति आपकी एक किसकी होती है, आम की भी होती है, आम की भी प्रजाति होती है। और यहाँ पर रत्ना पूछी गई है तो गेहूं की हो जाएगी, धान की हो जाएगी, जौ की हो जाएगी, या मक्का की। तो किसकी हो जाती है, तो ये धान की प्रजाति हो जाती है जो रत्ना प्रजाति होती है। अब इस रत्ना प्रजाति के बारे में हम यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हैं उनको लिए जो है यहाँ देख लेते हैं। जैसे रत्ना धान की एक प्रजाति है और जो उत्तर प्रदेश में अगेती रोपाई के लिए उपयुक्त है। तो रत्ना कैसी प्रजाति है, अगेती प्रजाति है, और इसकी अवधि कितनी होती है, तो 120 दिन में जो है ये पक जाती है। और चावल इसका लंबा और जो पतला होता है और सूखा सहनशील होता है। पौधे की ऊंचाई कितनी रहती है, 75 से 80 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई रहती है। और ये तना छेदक और जो सेटिंग रोधक होता है, और इसकी उपज 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर
जो है निकलती है। और धान की कुछ अन्य प्रजाति भी हैं, जैसे मनहर हो जाता है, नर्मदा हो जाता है, जया हो जाता है और लूनी श्री हो जाती है। तो ये लवणीय क्षेत्र के लिए जो है आपकी जो लूनी श्री जो आपकी वैरायटी है ये इम्पोर्टेंट हो जाती है आपकी धान की। तो यहाँ से क्या हो जाता है आंसर नंबर आपका 76 का बी हो जाएगा। और इस रत्ना के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो आपको बता दिए गए हैं। और एक बार और रिपीट कर देते हैं। तो ये एक अगेती प्रजाति है, कौन सी, रत्ना। और इसकी जो फसल अवधि है वो 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसका चावल लंबा और पतला होता है और ये सूखा सहनशील जो है प्रजाति है। और इसकी ऊंचाई 75 से लेकर 80 सेंटीमीटर तक होती है। और ये तना छेदक और जो सेटरिंग रोधक होती है। और इसकी उपज 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाती है। तो ये रत्ना प्रजाति थी आपकी। आगे बात करते हैं 77 क्वेश्चन की। तो 77 क्वेश्चन है आपका कि धान जो अधिक ज्वार खाने से कौन सी बीमारी हो जाती है। तो सूखा रोग हो जाता है, या स्कर्वी रोग हो जाता है, रतौंधी हो जाता है, या पेलेग्रा हो जाता है। तो अगर ज्वार का अधिक सेवन कर लेते हैं तो उससे कौन सा रोग हो जाता है, तो उससे होता है पेलेग्रा रोग। तो यहाँ पर ऑप्शन तो आपका बी सही हो जाएगा, लेकिन हमने हर वीडियो में बता रहे हैं आपको कि नीचे वाला कुछ इम्पोर्टेंट है, इसलिए ही हम आपको बताते हैं। तो अब नीचे वाले की बात करते हैं। तो ये है ज्वार के दाने में शरीर में जो है विटामिन B3 जो नियासिन के अवशोषण में बाधा पहुंचाती है। तो किस में पहुंचाती है, तो विटामिन B3 में जो नियासिन होती है उसमें क्या पहुंचाती है, ये बाधा पहुंचाती है। इसलिए इसका ज़्यादा सेवन करने से पेलेग्रा रोग हो जाता है। और पेलेग्रा रोग को 4D मतलब 4D सिंड्रोम भी कहते हैं। इसे दूसरे किसी नाम से जाना जाता है जो पेलेग्रा रोग होता है, तो इसको 4D जो सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 77 का डी हो जाएगा। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि पेलेग्रा को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो उसको 4D जो सिंड्रोम है उस नाम से जाना जाता है, या उसे इस नाम से भी इसे कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही था। अब बात करते हैं 78 क्वेश्चन की। 78 क्वेश्चन है आपका कि मक्का की अधिक पैदावार किस मौसम में अधिक होती है। तो इजी क्वेश्चन है बहुत। तो मक्का की जो सर्वाधिक जो उत्पादन होता है या पैदावार होती है वो आपकी किस में होती है, रबी के मौसम में होती है। और रबी की जो आपकी खेती है कहाँ पर की जाती है, तो बिहार राज्य में सबसे अधिक रबी की खेती जो है की जाती है। और इसमें जो है रबी की खेती के फ़ायदे क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो खरपतवार हैं वो कम उगते हैं, और जो तापमान और नमी के कारण जो है इनमें बीमारी कम लगती हैं। तो ये कुछ इसके जो है कारण हो जाते हैं जिस कारण अधिक पैदावार प्राप्त हो जाती है किस मौसम में, रबी मौसम में मक्के की खेती के। तो यहाँ पर 78 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं 79 क्वेश्चन। 79 क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से जो संबंध में क्या सत्य नहीं है। तो पेनिसेटम टाइफाइडम और ग्रेमिनिन वर्ग हो जाता है, या क्रोमोसोम संख्या 20 हो जाती है, या मूल स्रोत अफ्रीका हो जाता है। तो कौन सा यहाँ पर सत्य नहीं है, तो इसके बारे में आपको 79 क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो क्या आंसर हो जाता है इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोमोसोम संख्या इसकी 20 नहीं होती है। तो पेनिसेटम ट्राइफोलियम इसका वैज्ञानिक नाम होता है, और ये ग्रेमिनिकुल का होता है। और इसका मूल स्थान क्या हो जाता है, तो अफ्रीका इसका मूल स्थान हो जाता है। तो 79 का आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम अपने 80 क्वेश्चन की। तो 80 क्वेश्चन है यहाँ पर कि कौन सी प्रजाति छिलका रहित है। तो यहाँ पर पूछा गया है जो कि छिलका रहित प्रजाति कौन सी है। प्रगति जिसे K508 दूसरे नाम से बोला जाता है, या रणतंभा K351 इसे दूसरे नाम से जो K351 बोला जाता है। गीतांजलि हो जाती है 1149, या करंथरी हो जाती है।
तो कौन सी हो जाएगी आपकी छिलका रहित प्रजाति, वो करण 3 हो जाती है। और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके 2009, 13 और 1998 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ देख लेते हैं इसके बारे में क्या है। तो जो परियोजना मुख्यालय वीट वार्ले प्रोजेक्ट जो डायरेक्टर कहाँ हेडक्वार्टर कहाँ पर है, करनाल में स्थित है, करनाल हरियाणा में। और करण 3 नाम से जो प्रजाति है वो विकसित की गई थी, वो कैसी थी, वो छिलका रहित प्रजाति कहाँ से विकसित की गई थी, तो ये करनाल हरियाणा से विकसित की गई थी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है 80 क्वेश्चन का। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को साथ ही साथ लाइक करना न भूलें, लाइक ज़रूर कर दें। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करते रहें क्योंकि आपके दोस्तों को भी हेल्प मिल सके। अब बात करते हैं अपने 81 क्वेश्चन की। 81 क्वेश्चन है कि धान की कौन सी प्रजाति ऊंची भूमियों के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ऊंची भूमियों के लिए धान की कौन सी प्रजाति उपयुक्त नहीं है, तो नरेंद्र धान फर्स्ट हो जाती है, रेणु हो जाती है, या सरजू आपका वामन हो जाती है, या नरेंद्र धान 108 हो जाती है। तो कौन सी हो जाएगी, सरजू आपका वामन जो प्रजाति है ये ऊंची भूमियों के लिए उपयुक्त नहीं होती है। तो यहाँ हम देखते हैं जो सरजू बामन है एक सिंचित क्षेत्र की वैरायटी है। कैसी, सिंचित क्षेत्र की वैरायटी है जो समतल भूमियों में होती है, जिसके दाने मोटे, पौधे छोटे होते हैं। और ऊंची भूमियों के लिए प्रजातियां जैसे आपका नरेंद्र फर्स्ट हो जाती है, रेणु हो जाती है, नरेंद्र 108 हो जाती है, पंत धान 957, ये कैसी हो जाती है, ऊंची भूमियों के लिए हो जाती है। लेकिन सरयू जो आपके वामन है ये समतल जो क्षेत्र के लिए प्रजाति हो जाती है। तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है। बात करते हैं आपके 82 क्वेश्चन की। 82 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जो प्रजाति कीड़ों एवं बीमारियों के प्रति सहिष्णु नहीं है। तो यहाँ पर कौन सी प्रजाति है जो कीड़े और बीमारियों के लिए जो सहिष्णु हो जाती है। तो पंत धान 10 हो जाती है, गोविंद हो जाती है, नरेंद्र धान 2 हो जाती है, सांकेत 4। तो सांकेत 4 हो जाती है आपकी किसके लिए, कीड़े और बीमारियों के प्रति जो सहिष्णु हो जाती है। तो ये आपकी सफ़ेद रोग लगता है, मतलब इसमें तो उसके लिए हो जाती है। जबकि पंत धान 10 जो होती है झोंका तथा माध्यम झुलसा अवरोधी है, नरेंद्र धान 2 झुलसा अवरोधी किस्म हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है 82 का सही। और बात करते हैं 83 क्वेश्चन। 83 है कि 1 हेक्टेयर धान की रोपाई के लिए कितने नर्सरी क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। अगर हमें एक जो हेक्टेयर है उसमें हमें बुवाई करनी है तो उस हेक्टेयर में बुवाई करने के लिए कितनी नर्सरी क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी। तो 1000 वर्ग मीटर की, 750 वर्ग मीटर की, 500 वर्ग मीटर की, या 250 से 400 वर्ग मीटर की। तो कितनी आवश्यकता होगी, तो आपकी 500 वर्ग जो मीटर है उसकी आवश्यकता होगी 1 हेक्टेयर की बुवाई करने के लिए धान की रोपाई की। अब बात करें धान की नर्सरी हेतु सामान्य रोपे जाने वाले खेत का 1/20 जो हिस्सा है वो प्रयुक्त होना चाहिए। और इसी तरह से 1 हेक्टेयर धान की रोपाई के लिए 500 वर्ग मीटर खेत की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 83 क्वेश्चन का। 84 क्वेश्चन की बात करें तो 84 क्वेश्चन है कि धान की जो श्री विधि में जो कितने जो दिन की नर्सरी पौधे की रोपाई की जाती है। जो आपकी श्री विधि होती है इसमें कितने दिन के पौधे की रोपाई कर देते हैं। तो 8 से 10 दिन की, या 12 से 14 दिन की, या आपकी 25 से 30 दिन की, या 30 से 35 दिन की। तो आपकी 8 से 10 दिन की जो पौध हो जाती है या नर्सरी हो जाती है तो उसकी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर जो है क्या रोपाई कर देते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो धान की जो श्री विधि है सिस्टम ऑफ राइस
जो इंटिफिकेशन जो विधि में जो है धान की अवधि 8 से 10 दिन की होती है, और वह जो परंपरागत विधि में जो देसी तथा देर से पकने वाली प्रजातियों में 30 से 35 दिन, और ऊसर हेतु के लिए 30 दिन, और शीघ्र और मध्यम और विलंबता से पकने वालियों की नर्सरियों के लिए जो है रोपाई विषम परिस्थितियों में की जाती है, जो 30 से 35 हो जाता है, 40 से 45, 50 से 55 दिन में की जाती है। तो यहाँ पर जो है आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका 84 क्वेश्चन का। आगे बात करते हैं 85 क्वेश्चन। तो 85 क्वेश्चन है कि गेहूं के अंकुरण के लिए न्यूनतम एवं फसल वृद्धि के लिए जो इष्टतम तापमान कितने डिग्री होना चाहिए। तो 3.5 से लेकर जो आपका कितना 5.5 तथा 20 से 22 या 5.6 से लेकर 7.5, 16 से सेंटीग्रेड से लेकर 18 सेंटीग्रेड, और इसके ऑप्शन हैं ऊपर, उन्हें देख लेंगे। तो क्या हो जाता है, तो यहाँ पर देखेंगे हम, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही था। अब यहाँ पर हम यहीं पर देख लेते हैं। तो गेहूं के अंकुरण हेतु आदर्श तापमान 3 से लेकर 6 सेंटीग्रेड, पकने के समय औसतन तापमान 20 से 25 सेंटीग्रेड होना चाहिए, और धातव्य है कि गेहूं में 25 सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर जो है दाना भरते समय दाने का भार घटने की संभावना हो जाती है। अगर अगर गेहूं आपकी पक रहा है उस समय अगर 25 सेंटीग्रेड से ऊपर तापमान हो जाता है तो उसका दाना जो है, जो दाने का भार है वो घटने लग जाता है। तो इसे आप विशेष ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं 86 क्वेश्चन। 86 क्वेश्चन है आपका कि गेहूं में 2 सिंचाई उपलब्ध होने पर कौन सी क्रांतिक अवस्थाओं पर सिंचाई करनी चाहिए। अगर किसी किसान के पास 2 सिंचाई करने के साधन हैं तो वो किसान जो है वो कौन कौन सी स्टेज पर सिंचाई करेगा। तो यहाँ पर कल्ले फूटने एवं फूल बनते समय पर, या मुख्य जड़ बनना एवं दूधिया अवस्था पर करेगा, या मुख्य जड़ बनना और आपका फूल आने पर करेगा, या गांठ बनते एवं दाना सख्त होने पर करेगा। तो वो जो है आपका मुख्य जड़ मतलब CRI स्टेज पर और फूल आने पर जो है वो सिंचाई करेगा। तो यहाँ पर हम बात करें तो गेहूं के लिए 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है, जिनमें सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था होती है जो क्राउन रूट स्टेज मुख्य जड़ बनने की होती है, वो कितनी होती है 20 से 25 दिन के अंतर्गत। दूसरी जो सिंचाई है वो उपलब्ध होने की दशा में पहली सिंचाई CRI अवस्था पर और दूसरी आपकी फूल आने पर करनी चाहिए। तो 86 का आंसर क्या हो जाता है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं 87 क्वेश्चन। 87 क्वेश्चन है आपका कि मक्के की जो रबी की खेती के लिए उत्तम प्रजाति कौन सी हो जाती है। तो शरद मणि हो जाएगा, आज़ाद उत्तम हो जाएगा, नवीन या गंगा 5 हो जाएगा। तो जो शरद मणि है ये वैरायटी आपकी जो मक्के की है वो रबी मौसम में जो है इसकी जो उत्पादन किया जाता है या उत्पादन लिया जाता है। तो मक्के की रबी की खेती के लिए उत्तम प्रजाति कौन सी हो जाती है, वो शरद मणि है। और बाकी भी प्रजाति हैं जैसे आज़ाद उत्तम हो जाता है, नवीन और गंगा 5 ये कैसी हो जाती हैं, ये खरीफ ऋतु की हो जाती हैं। तो आज़ाद हो जाएगी आपकी आज़ाद उत्तम, नवीन और गंगा 5 जो होती हैं ये खरीफ मौसम की आपकी वैरायटी हैं। आगे बात करते हैं 88 क्वेश्चन। तो 88 क्वेश्चन आपका कि कौन सी जो आपकी है कौन सी जो है जिसका माल्ट्स हेतु प्रयोग नहीं किया जाता, मतलब कौन सी प्रजाति है जो माल्ट के लिए प्रयोग नहीं की जाती है। तो प्रगति हो जाती है, या गीतांजलि, या स्तंभा हो जाती है, या DL आपकी 88 हो जाती है। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका 88 का, तो आपका हो जाता है जो गीतांजलि प्रजाति होती है इसका प्रयोग माल्ट बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। मतलब माल्ट मतलब जो आपकी शराब होती है उसका बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। कौन सी प्रजाति का, गीतांजलि का। माल्ट हेतु वही प्रजाति उपयुक्त होती है जिसमें छिलका होता है,
अतः K1149 गीतांजलि छिलका रहित होती है, शेष सभी जो छिलका युक्त होने के कारण माल्ट हेतु उपयुक्त हो जाती हैं। तो आपकी प्रगति में भी छिलका होता है और रितंभा में भी होता है और DL88 में भी छिलका होता है। ये सब माल्ट के लिए उपयुक्त हो जाती हैं, लेकिन जो आपकी गीतांजलि होती है ये माल्ट के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 88 क्वेश्चन का। बात करते हैं 89 क्वेश्चन। तो 89 क्वेश्चन है गेहूँ एक। जो गेहूँ एक है तो अनाज वाली फसल है। गेहूँ कैसी? अनाज जो नकदी फसल है या खाद्यान्न फसल है या आच्छादित या इनमें से कोई नहीं। तो कैसी है? तो खाद्यान्न फसल है। तो यहाँ खाद्यान्न फसलें हैं आपका कौन सी हो जाएगी? गेहूँ, जौ, धान, चावल, बाजरा, मक्का। आपको सबको पता होगा वैसे तो जो उनसी वैरायटी आती हैं, तो इन्हें तो आप शुरू से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो जैसे नकदी फसल गन्ना, आलू, कपास, तंबाकू, चाय हो जाती है। आच्छादित फसलें लोबिया, मूंग, उड़द, बरसीम हो जाती हैं। तो यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा 89 का सही। बात करते हैं 90 क्वेश्चन। तो 90 क्वेश्चन आपका गेहूं की जो समय बुवाई के लिए बीज दर कितनी होती है। अगर गेहूं की हम समय पर बुवाई करते हैं तो उसके लिए जो बीज दर है वो कितनी डाली जाती है। तो 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो कितनी जो है आपकी बीज दर डाली जाती है? तो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो आपकी समय पर बुवाई करते हैं तो बीज दर डाली जाती है। तो यहाँ ऑप्शन तो आपका बी सही हो जाएगा। पर यहाँ पर जो आपके सीड से मतलब जो बीज दर है उससे अगर क्वेश्चन बनता है गेहूं से तो यहाँ से आपका बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नीचे आपको दिए हुए हैं सारे बीज दर, मतलब किस समय कौन सी कितनी बीज दर डाली जाती है। जैसे समय से बुवाई करते हैं तो आपकी कितनी हो जाएगी? 100 किलोग्राम हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी? 100 किलोग्राम। अगर हल के पीछे बुवाई करते हैं तो 90 से लेकर 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अगर हल के पीछे करते हैं। अगर हम करते हैं किसके पीछे? सीड ड्रिल के पीछे करते हैं तो 80 से लेकर 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर करते हैं। तो सीड ड्रिल के द्वारा 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से करते हैं। अगर आपसे पूछ लिया पछेती बुवाई तो 125 से लेकर 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हम पछेती बुवाई करते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि डिबलर के द्वारा बताइए कि कितनी बीज दर डालेंगे, तो 25 से लेकर 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो आपकी डिबलर होता है इसके द्वारा बुवाई की जाती है। किसकी? धान की। तो यहाँ से ये आपके 4-5 जो फैक्ट थे जो इम्पोर्टेंट थे, जो आपके क्या एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। मतलब अगर सीट से क्वेश्चन आता है गेहूं से तो यहीं से आपका क्वेश्चन आना सुनिश्चित है। अब आगे बात करते हैं हम आपका कौन से क्वेश्चन 91 क्वेश्चन की। तो 91 क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पर बताना है कि उत्तर प्रदेश में जो सर्वप्रिय गेहूं की प्रजाति का नाम क्या हो जाता है। PBW 343, UP 2338, K 7903 और K 9107। तो कौन सी हो जाती है आपकी? तो PBW 343 सबसे प्रिय प्रजाति हो जाती है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो यहाँ पर कुछ प्रजातियाँ हैं गेहूं की, तो इन गेहूं की प्रजातियों को हम यहाँ देख लेते हैं। तो जैसे उत्तर प्रदेश की प्रिय तो हो जाती है PBW 343 और ये जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए उपयुक्त थी। अब बात करते हैं पश्चिमी यूपी के लिए जो प्रजातियां हैं, जो इम्पोर्टेंट प्रजातियां हैं उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पर UP 2023, UP 368 सोनालिका, तो किसके लिए? पश्चिमी यूपी के लिए। ND 2204, HD 2281 और कैन जो CPAN 1676 हो जाती है। पूर्वी यूपी के लिए बात करते हैं तो UP 2023 और आपका HP 1103 मालवीय हो जाती है और पूर्वी हो जाती है आपकी। तो ये कुछ वैरायटी हो जाती हैं जो आपके पूर्वी और पश्चिमी जो क्षेत्र में जो है उगाई जाती हैं। बात करते हैं 72 क्वेश्चन की। 72 क्वेश्चन आपका कि 92 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो 92 क्वेश्चन है आपका कि धान की सुगंधित प्रजाति जया हो जाती है,
या बाला हो जाती है, टाइप 3 हो जाती है, टाइप 1 हो जाती है। तो धान की सुगंधित जो प्रजाति है वो कौन सी हो जाएगी? तो आपकी टाइप 3 जो है ये आपकी धान की सुगंधित प्रजाति हो जाती है। तो यहाँ बात करें धान की सुगंधित प्रजाति टाइप 3 है और यह 125 से लेकर 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इसका जो धान लंबा महीन होता है और चावल सफ़ेद महीन होते हैं और इसके दाने में जो प्रतिशत है वो 66% जो है धान के मतलब पाई जाती है। और धान के जो अन्य सुगंधित प्रजातियां हैं मतलब जो आपकी टाइप 3 के अलावा जो सुगंधित प्रजातियां हैं उनकी बात करें तो कस्तूरी हो जाती है, एक प्रजाति है आपकी, एक पूसा बासमती हो जाती है, ये भी आपकी सुगंधित वैरायटी है, और हरियाणा बासमती 1 हो जाती है और बासमती 370 हो जाती है। ये कैसी हो जाती है? सुगंधित वैरायटी हो जाती हैं। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाता है 92 क्वेश्चन का? तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बात करते हैं 93 क्वेश्चन की। 93 क्वेश्चन आपका कि भारत में धान की प्रथम विकसित बोनी प्रजाति कौन सी थी? तो आपकी जया थी या साकेत 4 थी, गोविंद थी या नरेंद्र 97 थी? तो भारत में जो प्रथम विकसित बोनी प्रजाति कौन सी थी? आपकी जया प्रजाति थी। तो भारत में धान की प्रथम विकसित प्रजाति जया है। यह ठंडी जलवायु एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश जलमग्न क्षेत्रों को छोड़कर सभी जो सिंचित क्षेत्रों में समान भारत में उगाई जाती है और खरीफ में 130 से दिन में और रबी में 135 दिन में पककर तैयार हो जाती है। जो आपकी जया प्रजाति है उसकी बात करें तो वो खरीफ मौसम में तो 130 से 135 दिन में पककर तैयार हो जाती है, रबी में 135 से 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसकी ऊंचाई 80 से लेकर 85 सेंटीमीटर होती है। इसमें फसल मतलब फल जो है फसल होती है वो गिरती नहीं है और दाने सड़ते नहीं हैं। इसमें ब्लास्ट लीफ ब्लाइट और डेंगू वायरस व तना छेदक की मुख्य रूप से रोग भेदक होती है और इसकी उपज कितनी निकलती है? तो 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। तो 93 का ऑप्शन क्या हो जाता है? ए ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पर। आगे बात करें 94 क्वेश्चन। 94 क्वेश्चन है कि नर्सरी उगाने की डैपोक विधि संबंधित है। तो नर्सरी उगाने की डैपोक विधि संबंधित है। गोभी से नहीं हो सकता, प्याज से नहीं हो सकता, तंबाकू से नहीं हो सकता, तो बचा कौन? आपका धान। तो धान से संबंधित डैपोक विधि हो जाती है। अब इस डैपोक विधि के बारे में हम यहाँ पर कुछ देख लेते हैं। तो यह विधि कहाँ से प्रसारित थी? तो ये थी आपकी फिलीपींस से और इस विधि में 3 किलोग्राम मीटर स्क्वायर क्षेत्र के हिसाब से धान के बीजों को बिना मृदा के फर्श पर लकड़ी की सतह पर गीला करके जूट के टाट या पॉलीथीन से ढक दिया जाता है। तो इस विधि में बीज दर कितनी? 3 किलोग्राम मीटर स्क्वायर के हिसाब से। और इसमें करते क्या हैं? फर्श या लकड़ी की सतह पर गीला करके टाट का जो आपकी पॉलीथीन होती है उसे ढक देंगे, उससे मतलब ढक देंगे। और इस विधि में धान की नर्सरी क्षेत्र जो है 25 से 30 वर्ग मीटर क्षेत्र 1 हेक्टेयर रोपाई के लिए उपयुक्त होता है। अगर 25 से 30 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है तो उससे 1 हेक्टेयर की जो है रोपाई की जा सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन 94 का सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं 95 क्वेश्चन। 95 क्वेश्चन है कि बेबी कॉर्न जिस फसल से संबंधित है वह कौन सी हो जाएगी? तो आपकी मक्का वह फसल हो जाती है जिससे बेबी कॉर्न जो आपका संबंधित है। तो मक्का की पूरी तरह से पकने के पहले छोटे अवस्था में ही खाने के लिए जब तुड़ाई कर लेते हैं तो उसे बेबी कॉर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? बेबी कॉर्न कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा 95 क्वेश्चन का। बात करते हैं 96 क्वेश्चन। 96 की जाड़े में बोए जाने वाले गेहूँ, तो जो आपका गेहूँ होता है जो जाड़े में बोया जाता है उसके लिए उपयुक्त में से तापमान कितना रहता है? तो 5 से 35 सेंटीग्रेड, 15 से 27 सेंटीग्रेड या 12 से 20 सेंटीग्रेड या 35 से 40 सेंटीग्रेड?
तो आपका 15 से लेकर 27 सेंटीग्रेड जो जाड़े में बुवाई की जाती है उस गेहूँ के लिए उपयुक्त रहता है तापमान। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाता है सही 96 क्वेश्चन का। अब बात करते हैं 96 क्वेश्चन के बारे में, कुछ डिटेल्स दी हुई है उसके भी बारे में हम बात करेंगे। अगर आपसे क्या पूछ लिया तापमान के बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे शीतकालीन गेहूं के लिए तापमान 15 से 20 सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त रहता है। बासमती गेहूं के लिए 15 से 30 सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त रहता है। बाजरे की बात करें तो 70 फ़ारेनहाइट की आवश्यकता होती है और मटर की 55 से 75 फ़ारेनहाइट की, मसूर की जो 65 से 85 फ़ारेनहाइट की आवश्यकता होती है तापमान की। तो यहाँ से ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। बात करते हैं क्या जौ की लवण प्रतिरोधी किस्म कौन सी हो जाती है, तो राजकिरण या खर्चिया म्यूटेट या खर्चिया हो जाती है या बिलारा 2 हो जाती है। तो कौन सी हो जाती है, तो आपकी जो खर्चिया म्यूटेट जो वैरायटी है ये लवण प्रतिरोधी होती है। तो यहाँ पर हम कुछ वैरायटी के बारे में देखेंगे। जैसे जो एक रबी ऋतु की फसल है, इसमें 68% कार्बोहाइड्रेट, 11% प्रोटीन होती है, 1.8% वसा होती है। जो कि लवण प्रतिरोधी किस्म कौन सी हो जाती है, करण 15, DL 157, अंबर, खर्चीला म्यूटेंट, रत्ना, आज़ाद, करण 19 और ज्योति, ये जो है वैरायटी कैसी हो जाती है, ये लवण प्रतिरोधी किस्म हो जाती है किसकी, जौ की। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन सही हो जाएगा 97 क्वेश्चन का। 98 क्वेश्चन की बात करें तो 98 क्वेश्चन है कि चावल में प्रोटीन की प्रतिशतता होती है, तो 1, 1.5 से लेकर 3 या 6 से लेकर 7 या 4 से लेकर 5 या 10 से लेकर 11%। तो यहाँ प्रतिशत में पूछा हुआ है, तो 6 से लेकर 7% जो चावल में प्रोटीन की मात्रा होती है। तो भारत में धान जो है फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोया जाता है। धान में 6 से 7% प्रोटीन पाई जाती है और 2 से 2.5% वसा पाया जाता है। और पकाते समय ये जो है टूट जाता है और कार्बोहाइड्रेट उचित मात्रा में पाया जाता है। कुल प्रोटीन का 4% लाइसिन पाया जाता है और चावल की मुख्य प्रोटीन क्या हो जाती है, ओराइजीन हो जाती है। तो क्या होती है, ओराइजीन इसकी मुख्य क्या होता है, प्रोटीन होती है। तो 98 का ऑप्शन बी हो जाएगा सही। यहाँ पर आगे बात करते हैं 99 क्वेश्चन। तो 99 क्वेश्चन है आपका कि सोरगम को इस कारण ऊँट की फसल माना जाता है, सूखे के जो है प्रतिरोधी होती है, या गहरी जड़ वाली होती है, या सतही जड़ प्रणाली होती है, या पुष्टिकर सब समावेशन होती है। तो सूखे के ये प्रतिरोधी होती है, इसलिए इसे ऊँट क्रॉप कहा जाता है। तो यहाँ देखें हम, तो सोरगम को सूखे की प्रतिरोधी होने के कारण ऊँट की फसल माना जाता है। सोरगम ज्वार शुष्क क्षेत्रों में भी आराम से उगाया जाता है। ऊँट भी रेगिस्तानी जैसे सूखे क्षेत्रों में कई दिनों में जो है बिगर पानी पिए जीवित रहता है। उसी के समानांतर पर जो ज्वार है ये भी जो है एक बार पानी यूज़ होने के बाद कई दिन तक ये पानी नहीं चाहती है। तो 99 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करते हैं 100 क्वेश्चन की। और 100 क्वेश्चन शुरू आगे करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे, और जिन्होंने अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको AGTA, यूपी कैटेट और TGT PGT जो आपके एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम होते हैं उन सब के लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट MQC होते हैं। तो आप ज़रूर इस चैनल से जुड़े रहें और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करें। तो 100 क्वेश्चन की बात करें, गर्मियों में जो उपापचय जाने वाली जो फसल कही जाती है, तो रबी में, खरीफ में या ऊँट या इनमें से कोई नहीं। तो गर्मियों में जो उपापचय की जाने वाली कौन सी हो जाती है, तो ऊँट मतलब ज्वार हो जाती है। यहाँ देखते हैं हम, जैसे रबी और खरीफ के मध्यम गर्मियों में उपजाई जाने वाली फसलों में जायद की फसलें
जो है कहते हैं। तो यहाँ पर ज्वार नहीं आएगा। इस वर्ग की फसलों में गर्म मौसम को सहन करने की क्षमता होती है। यही कारण है कि इसे ऊंट का मौसम जायद कहते हैं, क्योंकि ऊंट भी रेगिस्तान में चलता है जहाँ चारों ओर सूखा और रेत होता है। इस समय मुख्यतः तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा आदि जो है फसलें उगाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है यहाँ सही। और ऊंट को, ज्वार को जो क्या बोला जाता है, ज्वार को ऊंट क्रॉप बोला जाता है। आगे बात करते हैं 101 क्वेश्चन की। 101 क्वेश्चन है कि गेहूं के, क्या पूछा गया है, गेहूं के प्रति हेक्टेयर उच्चतम पैदावार पाई जाती है। यहाँ उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में, पंजाब में। तो किसमें? पंजाब में पाई जाती है। तो क्षेत्रफल आपका यूपी, एमपी और पंजाब, उत्पादन यूपी, पंजाब, हरियाणा का प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हो जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही 101 का। बात करते हैं 102 क्वेश्चन। जायद मक्का के लिए संतुलित उर्वरक जो कितना डाला जाता है? 100, 50, 50। तो किसके लिए पूछा गया है? जायद मक्का के लिए। तो यहाँ पर देखते हैं जायद मक्का के लिए क्या हो जाता है। तो 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, पोटाश भी 60 किलोग्राम डाली जाती है। तो यहाँ ऑप्शन तो आपका सी सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं हम मक्के की जो भरपूर उपज लेने के लिए संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। अतः कृषकों को भी भूमि परीक्षण के लिए आधार पर उर्वरक उपयोग करना चाहिए। यदि किसी कारण मृदा परीक्षण न हुआ हो तो संकर एवं सांकुर प्रजातियों के लिए क्रमश 120, 60, 60 या 80, 40, 40। देसी प्रजाति की बात करें 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, पोटाश 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, पोटाश ये दिया जाता है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। तो यहाँ सी ऑप्शन हो जाता है 102 क्वेश्चन का। बात करते हैं 103 क्वेश्चन की। 103 है कि धान की अच्छी पैदावार के लिए बालेदार किल्लों की संख्या होनी चाहिए। तो धान की अगर अच्छी पैदावार है तो उसकी बालियों की किल्लों की जो है संख्या कितनी होनी चाहिए? 150 से 180 वर्ग मीटर की, 200 से लेकर 250 प्रति वर्ग मीटर की, या 350 से 400 प्रति वर्ग मीटर की, या 450 से 500 वर्ग मीटर की। तो कितनी आवश्यकता होती है? 350 से लेकर 400 वर्ग मीटर की। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है यहाँ पर 103 का सही आपका। और यहाँ पर धान की अच्छी पैदावार के लिए जो प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है 350 से 400 बालीदार जो किल्लों की संख्या होनी चाहिए। आगे बात करते हैं 104 क्वेश्चन। 104 क्वेश्चन है कि PHB 71 निम्नलिखित में से कौन सी फसल की प्रजाति है? तो PHB जो आपकी ये 71 है किसकी प्रजाति है? तो बोने गेहूं की है, हाइब्रिड धान की है, हाइब्रिड ज्वार की है, हाइब्रिड मक्का की है। तो ये हाइब्रिड धान की प्रजाति हो जाती है जो कहाँ से विकसित की गई है? तो ये आपकी कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वी उत्तर प्रदेश से विकसित की गई है। तो ये हाइब्रिड प्रजाति है, कर्नाटक, तमिलनाडु, पूर्वी उत्तर प्रदेश से विकसित की गई है। और अन्य किस्में भी हैं, निधि हो जाती है, CORH1 हो जाती है, CSR10 और मालवीय, जया, रत्ना आदि ये प्रजाति हो जाती हैं आपकी धान की। तो आगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 104 का सही। आगे बात करते हैं 105 क्वेश्चन की। 105 क्वेश्चन है कि धान की कटाई का उचित समय होता है। तो बाली निकलने के 10 से 15 दिन बाद, बाली निकलने के 15 से 20 दिन बाद, बाली निकलने के 30 से 35 दिन बाद, बाली के 40 से 50 दिन बाद। तो कब की जाती है? तो बाली निकलने के 30 से 35 दिन बाद जो है धान की जो कटाई की जाती है। तो धान की कटाई की जो है बालियाँ निकलने के 30 से 35 दिन बाद करते हैं। और हरे दाने जो है 4 से 9% से ज़्यादा न हो, और दूध अवस्था 1% से ज़्यादा ना हो, और दाने में लगभग 20% नमी होनी चाहिए। तो जब धान की कटाई की जाती है तो वो कब की जाती है? जब 4 से 9% से अधिक जो है मतलब ज़्यादा
जो है हरे दाने नहीं होने चाहिए, और दुग्धावस्था वाले में जो है आपकी 1% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और 20% जो है नमी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आपका 105 का सही हो जाता है। बात करते हैं 106 क्वेश्चन की। 106 है कि 106 की बात करें हम तो 106 हो जाता है आपका कि ज्वार में लगने वाली जो प्रचलित बीमारी है, तो बिल्ट हो जाती है, ब्लास्ट हो जाती है, लीफ स्पॉट में हो जाती है, ग्रेन स्मट। तो ग्रेन स्मट जो होती है ये ज्वार में लगने वाली जो प्रचलित बीमारी है। तो सोरगम बाई कलर जो है आपका ज्वार का ग्रेना स्टम सबसे खतरनाक रोग होता है। इसमें दाने फूलकर बड़े हो जाते हैं जिनमें जो है काला चूर्ण भरा होता है, और यह रोग कवक द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है, और इसमें काला चूर्ण भर जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है 106 का। 107 की बात करें, 107 क्वेश्चन है आपका कि गेहूँ किस प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर उगाया जाता है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार या मध्य प्रदेश? तो कहाँ पर? उत्तर प्रदेश पर सबसे अधिक क्षेत्रफल पर जो है आपका गेहूं उत्पादन किया जाता है। गेहूं की उत्पादन एवं क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, और उत्पादकता में पंजाब का प्रथम स्थान है। भारत में गेहूं के बाद दूसरी फसल जो प्रमुख फसल है, जो देश के खाद्यान्न फसलों का लगभग 35% योगदान होता है। तो यहाँ पर 107 का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करते हैं 108 क्वेश्चन की। 108 क्वेश्चन आपका कि मोटे खाद्यान्नों की खेती की जाती है तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, जल जमाव वाले क्षेत्रों में, निचली भूमियों में या ऊपरवार भूमियों में? तो ऊपरवार भूमियों में की जाती है आपके मोटे खाद्यान्नों की खेती। तो मोटे अनाजों में कम पानी में भी उगने बढ़ने की क्षमता होती है, इसलिए खेती ऊपरवार भूमियों में किया जाए। मोटे अनाजों की खेती दक्षिण भारत, उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों से लेकर ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों तक की जा सकती है। मोटे अनाज की जो प्रमुखता जो मंडुआ, झंगोरा और सावा, चीना, कोंदो और कौसनी ये प्रमुख हो जाती हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा 108 का। 109 की बात करते हैं तो 109 है कि असिंचित गेहूं की अनुशंसित प्रजाति ND 2329, UP 2003, राज 3077 या के आपकी 65? तो के 65 हो जाती है आपकी कैसी? असिंचित गेहूं की अनुशंसित प्रजाति। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है यहाँ पर सही। गेहूं ग्रेमिनी कुल का फल है, यह रबी की मुख्य फसल है। इसकी असिंचित क्षेत्रों के लिए निम्न प्रजाति जैसे के 65, के 68 और 306, सुजाता, मेघदूत, मुक्ता, कुंदन, प्रताप आदि प्रजातियों का प्रयोग किया जाता है। मतलब इनका जो है असिंचित क्षेत्रों में इनकी बुवाई की जाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 109 का सही यहाँ पर। अब बात करते हैं यहाँ पर 110, और ये जो है क्वेश्चन हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो अब इससे आगे की जो बात करेंगे हम अपनी आने वाली जो आपकी चौथी वीडियो है उस वीडियो में बात करेंगे। जो आपके बचे हुए हैं अनाज वाली फसलों से जो क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में हम समाप्त कर लेंगे। उसके बाद हम दाल वाली खेती के जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी बात करेंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं 110, सूखे की स्थिति में ज्वार के पौधे के किस भाग में जो धुरीन की संरचना होती है? तो जड़ में, तने में, पत्तियों में या उपरोक्त सभी भागों में? तो पत्तियों में किसकी मात्रा होती है? तो धुरीन की मात्रा होती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा 110 क्वेश्चन का। तो यहाँ पर जो है हमने आपको आपको 110 क्वेश्चन जो है आपके जो अनाज वाली फसलें हैं उनके क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आप इन क्वेश्चनों को ही अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपका जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएगा आप इसमें से कर ले जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं तो इसमें से जो फंसने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को भी लाइक नहीं किया है, वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर देंगे, और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करते रहें क्योंकि आपके दोस्तों को हेल्प मिल सके। तो फिर इसी तरह से हम मिलेंगे अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक